हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी राजनीति आधुनिकरण। ये पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन परिचय देखते हैं। क्या है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन? इज अ कंसेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अंदर, दैट रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, बदल रहा है, ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा पारंपरिक राजनीति विज्ञान था, उसका जो सिस्टम था, वो आज एक मॉडर्न आधुनिक रूप ले रहा है, जिसके अंदर वो डेमोक्रेटिक और होता जा रहा है, यानी लोकतांत्रिक हो रहा है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर्स उसका बदल रहा है, जो उसका एक संस्था की जो ढांचा हम कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर है, वो आज चेंज हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन पॉलिटिकल वैल्यूज, और ये अपने अंदर पॉलिटिकल वैल्यूज को और बिल्ड कर रहा है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सरकार का जो सिस्टम है वो भी बदल रहा है। एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, और साथ में उसके नागरिकों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर। द प्रोसेस इज ऑफन लिंक्ड टू ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये वास्तव में किस चीज़ से लिंक्ड है, किस चीज़ से जुड़ी हुई है कि पॉलिटिकल साइंस का सोशियो इकोनॉमिक विकास हो रहा है, यानी सामाजिक आर्थिक विकास भी उसके साथ साथ हो रहा है। सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण हो रहा है, समाज में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आई है। अर्बनाइजेशन, लोगों का गांवों से शहर की ओर जो कहते हैं ना, शहरीकरण बढ़ा है। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ी है, यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत डिजिटलाइजेशन हमारा बहुत इंक्रीज हुआ है। यही सब क्या कॉन्सेप्ट में आता है? मॉडर्नाइजेशन हमें आधुनिक बना रहा है, ये सब चीज़ें हमें और एडवांस बनाती जा रही है। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इज एसेंशियल फॉर स्टेट्स टू अडेप्ट। ये पॉलिटिकल जो राजनीति आधुनिकरण है ना, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, यानी ज़रूरी है फॉर स्टेट्स टू अडेप्ट टू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्नेंस। आज अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो आज जो बढ़ती जटिलताएं हैं सरकार के अंदर, वो हम नहीं समझ पाएंगे मॉडर्न आधुनिक वर्ल्ड के अंदर। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी, ये अपने अंदर जो है रैशनल लीगल अथॉरिटी को भी इंक्लूड करता है। रैशनल लीगल अथॉरिटी मैक्स वेबर ने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे हम। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन पार्टिसिपेट करें लोकतंत्र के अंदर। ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी बढ़े, आज ब्यूरोक्रेटिक यानी नौकरशाही की जो कार्यक्षमता है, दक्षता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ओके ये सब कुछ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अपने अंदर कंक्लूड करता है। दिस एसे प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस फॉर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, और आज की इस वीडियो के अंदर इस एसे में हम पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसके फीचर्स, थ्योरीज और चैलेंजेस को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके नाउ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जो राजनीति आधुनिकरण है, रेफर्स टू द सिस्टमैटिक इवोल्यूशन, यानी विकास। इसका मतलब होता है विकास, एक सिस्टमैटिक, एक पूरे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक इवोल्यूशन हुआ है ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाओं का, एंड प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं का, इंश्योरिंग ग्रेटर एफिशिएंसी, ताकि हमारे काम में, हम जो सरकारी काम कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी आए, इंक्लूसिविटी आए, सब लोगों की मतलब सब लोग भागीदारी ले सके, एंड स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस, और सरकार के अंदर स्थायित्व आ जाएगी, बार बार सरकारें बदले ना। इट इज ऑफन व्यूड एज अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल हायरार्कियल एंड अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक। एक हम बात कहते हैं ना, पहले के ज़माने में, पहले के हम बात करते हैं तो कैसा हुआ करता था पहले का सिस्टम? बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करता था, ठीक है, कठोर हुआ करता था। आपको पूरा हायरार्कियल सिस्टम फॉलो करना पड़ता था, ट्रेडिशनल था, पारंपरिक था, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, यानी कुलीन लोगों का राज था। लेकिन आज क्या हुआ है, उसके जगह में क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है? डेमोक्रेटिक हो चुका है, लोकतांत्रिकरण हुआ है, पार्टिसिपेटरी हुआ है। कुछ लोग मिलकर निर्णय नहीं, सब लोग मिलकर निर्णय ले सकते हैं। रूल बेस्ड गवर्नेंस है, कानून का शासन है, ये सब मॉडर्न गवर्नेंस में देखने को मिलता है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है? सबसे पहले विशेषताएं हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, विभिन्नताएं हैं, डिफरेंशिएशन है। द एमर्जेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जो आज उदय हुआ है स्पेशलाइज्ड कुछ विशेष इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का, सच एज हम देख सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसीज, ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंस है। संस्थाएं बदल दी गई हैं। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है राजनीति भागीदारी बढ़ी है। ग्रेटर सिटीजन इंगेजमेंट, ज़्यादा नागरिक आज पार्टिसिपेट करने लगे हैं, इंगेज होने लगे हैं पॉलिटिकल प्रक्रियाओं में, प्रोसेसेस में, थ्रू वोटिंग, चाहे वो वोटिंग हो, हम वोट देकर हो, हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, या सिविल सोसाइटी मूवमेंट, जो नागरिक समाज के आंदोलन है उनमें पार्टिसिपेट करें।
फिर है लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो हम कहते हैं ना बहुत ही तार्किक और लीगल कानून से रिलेटेड अथॉरिटी, प्राधिकार जो होता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी माना जाता है लीगल रैशनल अथॉरिटी। इसके अंदर कहा गया है गवर्नेंस बेस्ड ऑन लॉज, गवर्नेंस जो है कानून पर बेस्ड होती है एंड पॉलिसीज पर बेस्ड होती है, नीतियों पर चलती है, रेदर देन पर्सनल रूल, ना कि खुद के रूल करने में सबसे आगे रहती है, कस्टम्स परंपराओं पर भी नहीं चलती है और रिलीजियस अथॉरिटी पर भी नहीं चलती है, धार्मिक प्राधिकार पे नहीं चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉज पर चलती है, पॉलिसीज पे चलती है। ये है लीगल रैशनल अथॉरिटी। दैट्स वाई अथॉरिटी का सबसे बेस्ट फॉर्म है लीगल रैशनल। डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लोकतांत्रिकरण हुआ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा देख पा रहे हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑटोक्रेटिक, पहले क्या होता था, एक ऐसी ऑटोक्रेटिक थी, कुछ लोग राज करते थे, बहुत मनमानी वाला राज था, और फेडरल रूल था, सामंत रूल था, हम कह सकते हैं जिनके पास अच्छी ज़मीनें हैं वही लोग राज करते थे। लेकिन आज उस चीज़ का ट्रांजिशन हो गया, वो चीज़ें बदल दी गई है, किस चीज़ में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसकी जगह पर आ गई है विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। और उन चीज़ों की रक्षा कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उनको एक संरक्षण प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसके नेक्स्ट विशेषता है ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी बढ़ी है। जैसे जैसे डेमोक्रेटिक जो हम कहते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण होता जा रहा है, वैसे वैसे ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ी है, और ये हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनलाइज, क्योंकि आज जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड है, व्यावसायिक तौर पे काम करते हैं, सिविक इंगेजमेंट, सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी है एंड एक्सपर्टीज पर है। जितने भी सिविल सर्विसेज है, वो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो मेरिट के हिसाब से चुनकर आते हैं, और उनमें नॉलेज होता है, एक्सपर्ट होते हैं, वो स्किल्स होती है, तभी उनको चुना जाता है, इसीलिए एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर वो ऐसे ही नॉर्मली आते हैं तो फिर उनमें स्किल्स नहीं होगी, तो इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाएगी। अब हम देखते हैं थ्योरीज क्या क्या हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सेवरल थ्योरिस्ट जो हैं, जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कंट्रीब्यूट किया है टू अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, ऑफ पॉलिटिकल आधुनिकरण, राजनीति आधुनिकरण को, ईच ऑफरिंग डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव, और सबने अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव, अपने अपने विचार दिए हैं। सबसे पहले हैं सेमोर मार्टिन लिप्सेट। इनकी जो थ्योरी है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी की थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इनका नाम है सेमोर मार्टिन लिप्सेट। ये कहते हैं कि लिप्सेट आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है, इज अ की ड्राइवर। वो कहते हैं कि आर्थिक विकास बहुत जरूरी है, इज अ की ड्राइवर, वही हमें रूल करता है, ड्राइवर होता है वो ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्न है। आज राजनीति आधुनिकरण हो जाएगा, लेकिन उसका ड्राइवर कौन है, उसको चलाता कौन है, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमारा आर्थिक विकास। हिज थीसिस स्टेट्स दैट हायर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी जो थीसिस है वो बात बताती है कि जितने भी आज हायर लेवल्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, औद्योगिकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, एजुकेशन, शिक्षा और इनकम जो है को रिलेट कर रही है विद ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और वो उन सभी का कारण है कि आज लोकतांत्रिक जो संस्थाएं वो ग्रोथ करती है, वो सब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, इनकम ही एम्फेसाइज्ड, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते हैं दैट मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू मोर एजुकेटेड। आज जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकरण है, वो और ज़्यादा शैक्षिक एंड पॉलिटिकल अवेयर सिटीजनरी में जगा रही है, नागरिकों के अंदर बहुत ज़्यादा शैक्षिक और राजनीतिक जो कहते हैं ना एक जगाती है, फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और इन्हीं के कारण ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है। नाउ गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिविक कल्चर की बात करते हैं। ये इसके अंदर इन देयर वर्क द सिविक कल्चर, इनका वर्क था 1963 में, सिविक कल्चर। आलमंड एंड वर्बा एम्फेसाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, वो कहते हैं कि राजनीतिक कल्चर के अंदर इन मॉडर्नाइजेशन का मतलब कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे कैटेगराइज पॉलिटिकल कल्चर्स इनटू 3 टाइप, उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। सबसे पहले पैरोकियल, इसका मतलब होता है, पैरोकियल का मतलब होता है लिमिटेड अवेयरनेस, लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बहुत लिमिटेड है, एक संतुलन तक ही उनके मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं है वो कुछ खास। ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एक लिमिटेड है, वो बहुत संकुचित है। कॉमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, और ये नॉर्मल पैरार्कियल हमें कहाँ देखने को मिलता था, पुराने ज़माने में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, पारंपरिक समाज में। फिर है सब्जेक्ट,
इसका मतलब है सिटीजन्स आर अवेयर बट पैसिव। सिटीजन सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, सिटीजन्स अवेयर तो हैं अपने अधिकारों के प्रति लेकिन पैसिव हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। फाउंड इन अथॉरिटेरियन स्टेट, ये हमें कुलीन तंत्र समाज में, अथॉरिटेरियन स्टेट में देखने को मिलता था। फिर आते हैं पार्टिसिपेंट यानी भाग लेने वाले। इसमें जो सिटीजन है सिविक इंगेजमेंट बहुत एक्टिव होती है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब फीचर्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, लोगों को पता है उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, हर चीज़ के लिए वो जागरूक है। तो सबसे बेस्ट फॉर्म पार्टिसिपेंट है क्योंकि वो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर चीज़ में। ओके, फिर बात करते हैं कि किसी भी आधुनिकरण के लिए, समाज को आधुनिकरण करना है, राजनीति को भी हमें आगे बढ़ाना है, अगर उसे आगे चलाना है तो पार्टिसिपेटरी सिविक इंगेजमेंट और कल्चर, जो कल्चर है हमारा वो ज़रूरी होता है। फिर एक नई थ्योरी आती है, सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन सैमुअल चेंजिंग सोसाइटी। क्या नाम है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। आज जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो सोसाइटी जो जैसे जैसे चेंज हो रही है कैसे कैसे बढ़ा है। तो हंटिंगटन चैलेंज्ड द नोशंस दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली लीड्स टू डेमोक्रेसी। हंटिंगटन इस बात पे चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होती है किसी भी जगह की, नेशन की किसी भी, तो वो अपने आप जो है डेमोक्रेसी को लेकर आएगी। यानी ही आर्ग्यूड दैट मॉडर्नाइजेशन ऑफन क्रिएट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि जो मॉडर्नाइजेशन है ना वो अपने आप में जो है क्रिएट करती है इनस्टेबिलिटी लेकर आती है समाज के अंदर। और इफ़ इंस्टीट्यूशन फेल टू अडेप्ट चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, क्यों, अगर लोग मान लीजिए समाज के अंदर, बढ़ते समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए उनको करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होगा ये। रैपिड सोशल मोबिलाइजेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि सिर्फ समाज बदलता जा रहा है जबकि समाज की संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, वो एक डिसऑर्डर को क्रिएट कर रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये जितने भी रेवोल्यूशंस हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो सारा का सारा यूं ही रह जाएगा जब तक सोसाइटी चेंज नहीं करेगी। चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो कैन लीड टू डिसऑर्डर, रिवोल्यूशंस एंड अथॉरिटेरियन बैकलैशेस। फिर नेक्स्ट थ्योरी देते हैं मैक्स वेबर लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात, वो बताते हैं वेबर्स कंसेप्ट रैशनल लीगल अथॉरिटीज फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, मौलिक, मूलभूत, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। हमने मैक्स वेबर को पढ़ा है बहुत बार, हमने इन तीनों अथॉरिटीज़ की बात की है। आर्ग्यूइंग दैट मॉडर्न स्टेट्स रिक्वायर, जो आज के न्यू आधुनिक स्टेट है ना उनको ज़रूरत है रूल बेस्ड गवर्नेंस की, जहाँ पर कानून का शासन हो विथ ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, जहाँ ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो और स्ट्रांग हो, तभी अच्छे से समाज चल पाएगा, पॉलिटिकल का सच में राजनीति का मॉडर्नाइजेशन हो पाएगा। फिर बात करते हैं फैक्टर ड्राइविंग पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आज इस ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं राजनीति आधुनिकरण के अंदर। हम बात करते हैं सबसे पहले आर्थिक विकास की। इसका मतलब औद्योगिकीकरण एंड जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास फॉस्टर। आज वो मिडिल क्लास को भी बहुत ज़्यादा, ये प्रिडिक्शन है एक ऐसा कि मिडिल क्लास को भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में इंपॉर्टेंस दिलवा रहे हैं। अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन, शिक्षा और शहरीकरण, लोग ज़्यादातर शहर की ओर क्यों जाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिल सकें। तो एजुकेटेड पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है आज अगर वो शिक्षा में बहुत अच्छी है, डिमांड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, वो कहती है कि सरकार को हमारे प्रति जागरूक होना पड़ेगा, हमारे प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। तो आज अगर पढ़ी लिखी जनता है तभी तो वो ये सब चीज़ें डिमांड कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है कि डिजिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। इसके वजह से ही जो ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम कहीं भी हों हमें पता रहेगा हमारी सरकार में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो डिजिटल डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है वो डिजिटल, सोशल मीडिया एंड ई गवर्नेंस, जो आज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, उसके माध्यम से हमें सब चीज़ों का ख्याल रहेगा। इन्हेंस पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को ये सब चीज़ें क्या करती है और इन्हेंस करती है, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रदान करती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजर टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स, हमारे जो आदर्श हैं लोकतांत्रिक, उन्हें बहुत एक्सपोजर प्रदान करना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक्सेलरेट करवाना, हमारे मॉडर्नाइजेशन, हमारे थॉट्स को पूरे विश्व में हर जगह तक पहुंचाना। फिर सिविल सोसाइटी और मीडिया भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर ये नहीं होगी तो हम सरकार हमारे ऊपर क्या कर रही है हमें कुछ पता नहीं होगा। तो हमारे हर अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, मीडिया हम तक पहुंचाती है, सिविल सोसाइटी हम तक पहुंचाती है। ओके, नाउ द एक्टिव सिविल सोसाइटी एंड फ्री प्रेस, प्रेस का फ्री होना ज़रूरी है, बिना किसी
किसी पार्टी टीम के, इंश्योर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी ताकि सरकार के अंदर जो काम हो रहे हैं वो हम तक पहुंच सके। चैलेंज टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या चैलेंजेस आए हैं आज? डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं को इसने बहुत सारा फेस किया है। सबसे पहले है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है जो सरकारें हैं वो स्टेबल नहीं है, वो एक बहुत बदलती रहती है। तो रैपिड मॉडर्नाइजेशन कैन लीड टू पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। स्पेशली इट्स इंस्टीट्यूशंस फेल टू अडेप्ट, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ को फेल हो रहे हैं अडेप्ट करने में, अपनाने में। देखिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। अरब स्प्रिंग सॉ अपराइजिंग स्वेल्ड मॉडर्नाइजेशन बट रिजल्टेड इन स्टेबिलिटी ड्यू टू वीक। अरब के अंदर हम देख पाते हैं कि जो अपराइजिंग हो रहा है फ्यूएल्ड का मॉडर्नाइजेशन के अंदर, लेकिन जो है रिजल्ट क्या है? इंस्टेबिलिटी। सरकारें बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहा है, साथ में अपराइजिंग हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। रेसिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल एलिट्स, यानी फेडरल लोग, जो सामंत प्रथा थी, रिलीजियस धार्मिक और ऑटोक्रेटिक एलिट से जो ये कुलीन तंत्र था, ये जो अभिजात वर्ग था ना, ऑफन रेसिस्ट, आज भी ये वापस से यहाँ पर हैं ही, मतलब गायब नहीं हुए पूरी तरीके से। मॉडर्नाइजेशन टू मेंटेन देयर पावर, और वो चाहते हैं वापस पावर में बैक करना। दिस इज एविडेंट इन मेनी डेवलपिंग नेशंस, और नॉर्मली कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे अभी तक विकास पूरा हुआ नहीं है, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों में देखने को मिलता है। वेयर ट्रेडिशनल अथॉरिटीज अंडरमाइन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो ये पुरानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ना, ये जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को, जो सुधार आ रहे हैं आज लोकतंत्र को, उसे दबा रही है, ठीक है, दिन प्रतिदिन उसे और ज़्यादा हिंडर कर रही है। तो ये सब कारण हैं, आज चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अंदर। करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज बढ़ती जा रही है, जो करप्शन बढ़ता जा रहा है। वीक इंस्टीट्यूशंस में लीड टू करप्शन, अगर जितने भी वीक इंस्टीट्यूशन होंगे ना, वो करप्शन को और बढ़ावा देंगे, इनएफिशिएंसीज क्रिएट करेंगे, हिंडर करेंगे, परफॉर्मेंस को बहुत हार्श करेंगे, एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस, हमारे आधुनिकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेंगे। मेनी पोस्ट कॉलोनियल स्टेजेस स्ट्रगल विद ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एंड एलीट कैप्चर। और इन सब के कारण क्या होता है, जो हम पहले देखते थे कि पुराने ज़माने में पोस्ट कॉलोनियल, जो जिस समय ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया था, उसके बाद का जो पीरियड है, हम देख पाते हैं बहुत से स्ट्रगल फेस करना पड़ा था ब्यूरोक्रेसी को भी, और एलीट लोगों ने कैप्चर कर लिया था इन सब समाज। एलीट वो जो कुछ समूह है, उसने पूरा कैप्चर कर लिया था पॉलिटिकल साइंस के हर फील्ड को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉपुलिज्म एंड अथॉरिटेरियन बैकलैशेस, यानी लोक लुभावन, जो सबसे मतलब बहुत पॉपुलर होते हैं, और सत्तावादी प्रतिक्रिया। इसका मतलब क्या है कि मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकरण है, में ट्रिगर पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स को ट्रिगर किया है, और अथॉरिटेरियन लीडर एक्सप्लोइटिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। और जितने भी मान लीजिए आधुनिकरण से लोक लुभावन आंदोलन या राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत ज़्यादा शोषण मिला है, यानी जो हम पर सत्ता करने वाले नेता होते हैं, जो सत्ताधारी नेता होते हैं, सत्तावादी नेता उत्पन्न हो सकते हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड टू राइज स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स इन सेवरल डेमोक्रेसी। इसका मतलब उदाहरणों में कई लोकतंत्रों में ताकतवर नेताओं का उदय शामिल है, हम देख सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोक लुभावन ने बहुत ही अथॉरिटेरियन, जो हम पर राज करने वाले नेताओं को जन्म दिया। वी कैन सी दैट रिवोल्यूशन में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई ऐसा नेता उभर कर आ जाता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अपने कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी से सबके हर्ट को विन कर लेता है। तो इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स एक्सप्रेस हो सकते हैं। नाउ डिजिटल डिवाइड टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस, इसका मतलब कि डिजिटल जो है डिवाइड हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का मतलब होता है कि तकनीकी व्यवधान आ रहे हैं। वाइल टेक्नोलॉजी एड्स मॉडर्नाइजेशन, एड्स मतलब होता है हेल्प करना, जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प तो करती है आधुनिकरण के अंदर। डिसपैरिटीज इन डिजिटल एक्सेस कैन क्रिएट न्यू इनइक्वालिटीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं ना सब जगह जो है डिजिटलाइजेशन इक्वल हो, तो ये इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर सकती है। मान लीजिए किसी गांव के अंदर, हम विलेज के एरिया का एग्जांपल लेते हैं, उसमें तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है, तो वहाँ के लोगों तक न्यूज़ नहीं पहुँचेगी, बल्कि किसी शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तुरंत खबर चली जाएगी। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी क्रिएट हो ना, कुछ लोगों को पता चल रहा है, कुछ को नहीं। तो ये इक्वलिटी है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए। सर्वेलेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, अगर अच्छा सर्वेलेंस नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, डिसपैरिटीज़ क्रिएट हो सकती है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि राजनीति आधुनिकरण भारत में कैसा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो देखते हैं कि इंडिया प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। इंडिया में एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर देखने को मिलती है। सिंस इंडिपेंडेंस 1947 इट हैज़ ट्रांजिशन्ड फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडिया में पहले क्या रूल था, लोग हम पर राज कर रहे थे, कॉलोनियल रूल था, उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने अपनाया। इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हम लेकर आए, संवैधानिक लोकतंत्र है। एडॉप्शन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया हमारे भारत के अंदर, ठीक है। हमने हमारा खुद का संविधान बनाया, फंडामेंटल राइट्स को हमने इन्वॉल्व किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लेकर आए, यानी कि जो हम चुनाव करवाते हैं उसके लिए हम बहुत सारे सुधार लेकर आए। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे यहाँ होने लगे। अंडर इलेक्शन कमीशन एक बोर्ड है, उसके अंडर में ब्यूरोक्रेसीज मॉडर्नाइजेशन, अब नौकरशाही में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है। मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज होने लगी है। मेरिट बेस्ड दिस इज़ बाय ब्रिटिश मॉडल का भी आज हम अपनाते हैं। इसमें अभी तक हमने खुद का कुछ नहीं, हम ब्रिटिश रूल को ही इसमें अपना रहे हैं, ठीक है। फिर डिजिटल गवर्नेंस को भी हम अपनाने लगे हैं आज। इनिशिएटिव्स लाइक आधार एंड डिजिटल इंडिया इनहेंस पॉलिटिकल इंगेजमेंट, ये सबसे हमने जोड़ा है, आधार को लिंक किया, तो ये सब हमारे खुद के प्लान है। हाउएवर इंडिया ऑल्सो फेसेस चैलेंज, और आज भी इंडिया में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इंडिया को। करप्शन, कास्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, जाति जो राजनीति हम कहते हैं, एंड रिलीजन डिसेपैरिटीज है, धार्मिक बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, विच कंटिन्यू टू शेप इट्स मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। लेकिन फिर भी है, इन सब के बावजूद भी आज हम आधुनिकरण की ओर चल पड़े हैं। एक बहुत ही कंक्लूड करते हैं इस पूरे वीडियो को हम, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन बहुत जटिल प्रोसेस है और डायनामिक है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। रीशेप्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बदल रहा है, एफिशिएंसी को लेकर आ रहा है। वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, आर्थिक विकास होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फॉस्टर माने प्रिडिक्ट करती है मॉडर्नाइजेशन को, स्ट्रांग बनाती है, प्रिवेंट करती है इनस्टेबिलिटी से। और जो आज हम देख पा रहे हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस नेशन हाईलाइट बोथ सक्सेस पिटफॉल्स मॉडर्नाइजेशन, एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ ग्रेजुअल अडेप्टिव पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। हम ज़्यादातर राजनीतिक रिफॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं। 21st सेंचुरी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन रिमेन्स एन ऑन गोइंग चैलेंज। आज हमारे लिए फिर भी, आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीति आधुनिकरण हमारे लिए फिर भी एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इसे बैलेंस करके हमें सभी सोसाइटी की डिमांड को पूरा करना है और ग्लोबल चेंज लेकर आना है पूरे लैंडस्केप पे। सो ये हमारा वीडियो था ऑन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।